नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय गजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराथल कला एमक्यूसर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ इस विद्यालय परिवार के यूट्यूब चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। यदि तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत अपडेट प्राप्त करनी है इस चैनल के आने वाले प्रत्येक वीडियो की, तो आपको इसको बेल आइकन पे प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इस पाठ में अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का पाठ नंबर 4 और इसके 4 भाग हमने देख लिए हैं। आज है इस पाठ का आखिरी और 5वां भाग। उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत बढ़िया आया है। उसी से हमें मोटिवेशन लगातार मिलता है कि हाँ, हम इस प्रकार के और वीडियोस अपलोड करें ताकि आप लोग इस लॉकडाउन की विकट परिस्थितियों में घर बैठे आप अपनी जो स्टडी है उसका नुकसान नहीं होने दें और तुरंत निरंतर इस विद्यालय परिवार से जुड़े रहें और आप लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। और पिछले पाठ में हमने पढ़ लिया था संधारित्र में संचित ऊर्जा और संधारित्रों का संयोजन कि संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/1/2 Q²/C होता है और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया था और दोनों में हमने संचित ऊर्जा का सूत्र विस्थापित कर लिया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो आज इस पाठ का आखिरी भाग है, फिर हम आगे नए पाठ शुरू करेंगे। तो लिखिएगा इस पाठ के अगली हेडिंग जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र का समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कितना होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, पहले वो देखते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो जो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था संधारित्र में संचित ऊर्जा। U का मान क्या पढ़ा था हमने, Q²/2C। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, सिर्फ फॉर्मूले और पढ़े थे 1/2CV²। इस प्रकार हमने दो फॉर्मूले और पढ़े थे। एक बेसिक फॉर्मूला ये था संचित ऊर्जा का होता है Q²/2C। अब संचित ऊर्जा से ऊर्जा घनत्व क्या होता है वो देखिएगा, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व यदि किसी को याद रखनी हो डेफिनेशन कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है तो याद रखिएगा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा वो क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब कुल ऊर्जा जो है उसके अंदर आयतन का यदि हम भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व समझ गए कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो पहले हम ऊर्जा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, दोनों बीच में रिलेशन है क्या होता है। तो लिखिएगा, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रत्येक प्लेट पर उपस्थित आवेश कैपिटल क्यू है। प्रत्येक प्लेट पर उपस्थित आवेश कैपिटल क्यू है। यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो देखिएगा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई, ये ऐसा है, ये प्लेटें हैं
प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। और हमने देखा था प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है उसका मान ई होता है, और ई का मान हमने ज्ञात किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान होता है कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश हमने कैपिटल क्यू माना है, कुल क्षेत्रफल कैपिटल ए माना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल ए। इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पी, उसका मान कितना हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं वज्र गुणा करता हूं और प्लेटों पर उपस्थित आवेश कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करता हूं, तो कैपिटल क्यू हो गया ई ए एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हो गया ई ए एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू का मान कितना हो गया ई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास में संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश। ठीक है, आगे नोट कीजिएगा, यहां तक लिखने के बाद में लिखिएगा, यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल सी हो तो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने कितनी मान ली, कैपिटल सी मान ली। और यदि धारिता सी है और समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र याद कीजिएगा, हमने लिखा था जब पूर्णतः निर्वात हो दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं हो तो धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत? कुल आवेश क्यू का मान निकालिए, धारिता सी का मान हमें पता है। यदि संधारित्र में संचित ऊर्जा, यदि संधारित्र में संचित ऊर्जा U हो तो, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी हो, U हो तो U इज इक्वल टू कितना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हम अच्छी तरह जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U का मान होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। Q का मान ये है, C का मान ये है, दोनों मैं वहां पर लिख देता हूं, तो U का मान कितना हो जाएगा, Q का मान E A एप्सिलॉन नॉट, तो ये है E A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C। C का मान है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पर स्क्वायर है तो प्रत्येक पद का स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर D, अंश में जाएगा ये D हो गया और नीचे रह गया हर में 2A एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक A से एक A कैंसिल, तो ऊपर बच गया E स्क्वायर, एक A बचा है, इसको D के साथ लिख देता हूं, इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2U। संधारित्र में संचित ऊर्जा का एक नया आया हमारे पास में E स्क्वायर AD एप्सिलॉन नॉट अपॉन E। अब देखिए A है क्षेत्रफल, D है दूरी। क्षेत्रफल इंटू दूरी हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई, दूरी आयतन। क्षेत्रफल इंटू दूरी हमेशा क्या होती है, आयतन होता है। तो यहां से ये हो गया U इज इक्वल टू E स्क्वायर, आयतन को मैंने लिखा है V से E नॉट अपॉन D। और यदि इस आयतन को मैं इधर ले आऊं तो गुणा की संख्या भाग में आएगी, ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और कुल ऊर्जा के अंदर कुल आयतन का भाग दे दूं तो ये क्या बन गया, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मान आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और ऊर्जा घनत्व के मध्य संबंध, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। यहाँ तक को इसको नोट कीजिएगा, और किसी को कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी समस्याओं का समाधान कर कर बहुत ही हर्ष की अनुभूति होगी। तो ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। ऊर्जा घनत्व का सूत्र भी याद रखिएगा। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में आज की ये हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का मान। ऊर्जा घनत्व होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के अंदर हमने कुल आयतन का भाग दे दिया, तो वो हमारे पास में क्या रहता है, ऊर्जा घनत्व आ जाता है। अगली हेडिंग लिखिएगा, जो इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है, आवेशित चालकों के संयोजन से। हेडिंग लिखिएगा, लास्ट हेडिंग, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। देखिए हेडिंग क्या कहती है कि हमारे पास में दो आवेशित चालक हैं, दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूं तो आवेशों का पुनर्वितरण मतलब आपस में आवेशों का जो बंटवारा होगा वो कैसा होगा, और इस दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की हानि कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसा है, ये मानिए मेरे पास एक आवेशित चालक है जिसका नाम क्या है, ए है। इसका नाम क्या है, ए है। यहां रखा हुआ है वो चालक। ये मेरा दूसरा चालक है, इसका नाम है पी। ये भी रखा हुआ है, दोनों आवेशित हैं। ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है। मैंने मान लिया इसकी धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। इस पर आवेश का मान Q1 है, इस पर आवेश का मान Q2 है। इस पर विभव का मान V1 है और इस पर विभव का मान क्या है, V2 है। यह है संयोजन से पूर्व है, मतलब दो आवेशित चालक हैं, दोनों पास पास रखे हुए, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ा नहीं है। तो एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, एक पर विभव V1, दूसरे पर विभव V2, एक का आवेश Q1, दूसरे का आवेश Q2। अब यदि मैं इन दोनों को किसी चालक तार से जोड़ देता हूं, इन दोनों को किसी चालक तार से जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे, ये मैंने चालक तार लिया और ये दोनों को जोड़ दिया, यही ये वही चालक A, ये वही B। अभी भी कुछ चालक स्टैंड पे रखा हुआ है और ये भी कुछ चालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये है संयोजन के पश्चात, पहले जुड़े हुए नहीं थे, दोनों को संयोजित कर दिया, दोनों को जोड़ दिया एक चालक तार की सहायता से। तो देखिए क्या होगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, दोनों की धारिता क्रमशः C1 और C2 ही रहेगी। इस आवेशों का पुनर्वितरण होगा, मतलब आवेश एक दूसरे से स्थानांतरित होंगे। तो इस पर मान लिया जो आवेश हुए वो Q1 डैश हो गए और इस पर जो नए आवेश आए वो क्या हो गए, Q2 डैश हो गए। और ये आवेशों का वितरण तब तक चलता है जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता, मतलब जैसे दोनों का विभव बराबर हो जाएगा उसके बाद में आवेशों का जो एक दूसरे की ओर आना जाना है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाले वस्तु की ओर गति करते हैं। तो जिधर विभव ज्यादा होगा वहां से आवेश, जिधर विभव कम होगा उस गोले की ओर आवेश ज्यादा शुरू हो जाएंगे। और ये आवेशों का जो आदान प्रदान है वो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाए। तो मैंने मान लिया दोनों का कुछ समय पश्चात विभव कितना हो गया, V हो गया। इस स्थिति में इस ये भी आवेशित है, पुनर्वितरण हो गया, दोनों पर विभव बराबर हो गया। तो यह है इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास में, डायग्राम बनाइएगा।
कि दो चालक हैं, एक चालक ए और दूसरा बी, दोनों आवेशित हैं, ये भी ध्यान रखना है, दोनों चालक हैं और दोनों कैसे हैं, आवेशित है। शुरुआत में दोनों जुड़े हुए नहीं, संयुक्त नहीं है, तो विभव अलग अलग है, एक का विभव v1 है, एक का विभव v2 है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो आवेश एक उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे, और ये तब तक गति करेंगे जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो विभव कितना हो गया, इसका v हो गया। अब चूंकि आवेशों का आदान प्रदान हुआ है, आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश गति किए हैं, तो आवेश मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ है, तो दोनों का आवेश भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो Q1 से आवेश इसका हो गया Q1 डैश, और Q2 से इसका आवेश हो गया Q2 डैश, और धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारिता कितने रहनी है, धारिता C ही रहनी है, C1 और C2 भी इनकी धारिता रहनी है। तो ये डायग्राम नोट कीजिएगा और उसके बाद में लिखना शुरू कीजिएगा। माना दो आवेशित चालक है, दो आवेशित चालक है, एक तथा बी है, एक तथा बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः है, जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1 तथा C2, धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2, आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2, आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2, एवं विभव V1 तथा V2 है, एवं विभव V1 तथा V2 है। यदि दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए, यदि दोनों चालकों को एक आवेशित चालक तार की सहायता से, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए, तो आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। आवेशों का यह आदान प्रदान तब तक चलता रहता है, आवेशों का यह आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए, दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। माना इस स्थिति में दोनों गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाता है, Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाता है, Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाता है। माना उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V है, माना उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका स्टार्टिंग। अब इस डायग्राम को रब करना पड़ेगा हमें यहाँ से, तभी जाकर के हम इसका डेरिवेशन कर पाएंगे कि जो आवेश Q1 डैश Q2 डैश इसका मान कितना है, उभयनिष्ठ विभव का मान कितना होगा, और ऊर्जा की हानि कैसे होगी और उसका मान कितना होगा। अब चूंकि देखिएगा C1 पहले गोले की धारिता C1 C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V संयोजन से पूर्व, पहले गोले की धारिता V1 है, धारिता C1 है, तो उस पे आवेश Q1 है और विभव कितना है, V1 है। तो यहाँ से पहले गोले पर आवेश Q1 का मान कितना आ गया, C1 है V1। पहले गोले पर आवेश का मान कितना आ गया, Q1 इज इक्वल टू C1 है V1 तथा ये तो था पहले गोले के लिए। दूसरे गोले के लिए बात करूंगा C2, तो कितना होगा Q2 अपॉन V2, यहाँ से Q2 का मान कितना आ जाएगा, C2 V2, Q2 का मान कितना आ जाएगा, C2 V2। ठीक है, ये था संयोजन से पहले के दोनों गोलों पर मैंने आवेश का मान निकाल लिया, क्योंकि पहले गोले पर आवेश C1 V1 है, दूसरे गोले पर आवेश C2 V2 है। संयोजन के पश्चात
संयोजन के पश्चात धारिता C1 ही रही, लेकिन आवेश Q1 से हटकर कितना हो गया, Q1 है डैश, और विभव V से होकर कितना हो गया, V1 से होकर कितना हो गया, V2 हो गया। तो यहाँ से Q1 डैश का मान कितना आ गया, C1 है V। Q1 डैश का मान कितना आ गया, C1 है V, पहले गोले के लिए। इसी प्रकार दूसरे गोले के लिए संयोजन के पश्चात है धारिता वही C2 रही, लेकिन आवेश Q2 डैश हो गया और विभव कितना हो गया V। तो C2 इज इक्वल टू हो गया Q2 डैश अपॉन V। यहाँ से मैं Q2 डैश का मान निकालूं, Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 V। तो संयोजन से पहले दोनों गोलों पर आवेश निकाल लिया, संयोजन के बाद में जोड़ने के बाद में दोनों गोलों पर हमने आवेश का मान ज्ञात कर लिया। और हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी क्रिया से पूर्व तथा क्रिया के पश्चात कुल आवेश का मान कैसा रहता है, बराबर रहता है। मतलब से जोड़ने से पहले आवेश संरक्षण के नियम से संयोजन से पूर्व कुल आवेश जोड़ने से पहले का जो कुल आवेश होगा वो बराबर होगा संयोजन के पश्चात कुल आवेश, संयोजन के पश्चात कुल आवेश। जोड़ने से पहले का कुल आवेश बराबर होगा जोड़ने के बाद का कुल आवेश। जोड़ने से पहले का कुल आवेश पहले गोले पर था Q1, दूसरे पर था कितना, Q2। तो Q1 प्लस Q2 जो हो गया कुल आवेश है। जोड़ने के बाद का कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चारों के मान हमने लिख रखे हैं। Q1 का मान है C1 V1, Q2 का मान है C2 V2, Q1 डैश का मान है C1 V, Q2 डैश का मान है C2 V। यहाँ से C1 V1 प्लस C2 V2, इन दोनों में V कॉमन आ रहा है तो V को कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ से उभयनिष्ठ विभव V का मान हमारे पास है, इसको पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया जोड़ने के बाद में दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव का मान, दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक का नोट कीजिएगा कि जोड़ने के बाद यदि हमें केवल उभयनिष्ठ विभव पूछा जाए तो उभयनिष्ठ विभव का मान इतना होता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास में आ गया उभयनिष्ठ विभव का मान। ठीक है, अब यदि हमसे आवेशों का अनुपात पूछा जाए तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की जोड़ने के बाद में उनका जो आवेश होगा वो किस अनुपात में होंगे। तो Q1 डैश का मान इतना है, Q2 डैश का मान इतना है, Q1 डैश का मान है C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल होगा तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इट इज इक्वल टू कितना, C1 अपॉन C2। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू हो गया C1 अपॉन C2। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जोड़ने के बाद में दोनों चालकों पर जो आवेशों का अनुपात होगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो लिखिएगा अर्थात संयोजन के पश्चात, अर्थात संयोजन के पश्चात दोनों चालकों पर आवेश का अनुपात, दोनों चालकों पर आवेश का अनुपात उनकी आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया आवेशों का पुनर्वितरण की आवेश किस अनुपात में पुनर्वितरित होंगे, किस पर ज्यादा आवेश होगा किस पर कम आवेश होगा, जो उनकी धारिता का अनुपात होगा वही उन पर उपस्थित आवेश का अनुपात होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास में आवेशों का पुनर्वितरण। अब हमें ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं तो हम जानते हैं चालक तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और चालक तार गर्म होंगे तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। और वही ऊर्जा हानि अब हमें ज्ञात करनी है, वही ऊर्जा हानि अब हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैंने मान लिया, देखिए माना V1 का मान ज्यादा है इससे,
वेक्टर्स, मतलब पहले गोले पर विभव ज्यादा है और दूसरे गोले पर विभव क्या है, कम है, ऐसा हमने मान लिया। आता है डेल्टा V1। डेल्टा V1 का मतलब है पहले गोले के विभव में परिवर्तन। देखो परिवर्तन कैसे हुआ, हमें पता है पहले गोले का जोड़ने से पहले विभव कितना था, V1 था, और बाद में विभव कितना हो गया, V। तो V1 से V कितना परिवर्तन हुआ, तो विभव में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन क्या होगा कि अंतिम विभव, पहले विभव कितना था, V1 था, बाद में विभव कितना हो गया, V। पहले मेरे पास वोल्टेज 10 था, बाद में वोल्टेज 4 आ गया, अंतर कितना आया, 6 का। कहां से कैसे आया, 10 माइनस 4, तो वही कर दिया, पहले वाला माइनस अंतिम वाला, 10 माइनस 4। अब देखना है कि V1 का मान तो हमने पता है, V1 ही रहना है। V का मान अभी निकाला हमने, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। V1 का मान तो V1 है और V का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हर में मैंने एक मान लिया, एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। इसको यदि मल्टीपल सोल्व करेंगे तो C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये उसके C2 V1 माइनस C2 V2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए ये रह गया C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ब्रैकेट में ऊपर जो है वो C2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 डेल्टा V1। पहले गोले के विभव में परिवर्तन, इतना परिवर्तन हो जाएगा, कितना, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, पहले गोले के विभव में परिवर्तन। अभी मुझे दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन निकालना है, गोले B के विभव में परिवर्तन, गोले B के विभव में परिवर्तन, डेल्टा V2 V माइनस V2, इस बार V माइनस V2। क्यों किया V माइनस V2, क्योंकि देखिए ये V1 था, ये V2 था। अब हमें क्या करना है, आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। अब दोनों को बराबर करने के लिए इसको ऊपर उठना पड़ेगा और इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये जाकर के बीच में कहीं मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। और ये जो V है इस V1 से तो छोटा होगा और ये जो नीचे V2 था इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी दोनों जाकर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बड़ी संख्या में से मैंने छोटी संख्या घटा दी, तो V माइनस V2। अब V का मान कितना है, V का मान तो ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। V माइनस V2, V का मान लिख दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। ब्रैकेट को एलसीएम लेकर सरल करेंगे तो एलसीएम वापस वही आएगा, C1 प्लस C2, ये हर अंश में ऐसा क्या ऐसा, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस यहाँ V2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर की संख्या C1 प्लस C2। उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, C1 V1 प्लस C2 V2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 V2 माइनस का C2 V2 प्लस का, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, C1 V1 माइनस C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से इन दोनों में C1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर रह गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया डेल्टा V2 का मान। पहले गोले के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1, दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन डेल्टा V2, दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। डेल्टा V1 का मान इतना है, डेल्टा V2 का मान इतना है, नोट कीजिएगा। उसके बाद में ये यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था,
V1 माइनस V किया, V माइनस V2 किया, V की वैल्यू हमें पता थी, वैल्यू रख दी, उसके बाद तो सिंपल है, मैथमेटिक्स रह गई है, एलसीएम लेना है, सरल करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और ये आ गया हमारे पास में पहले गोले के विभव में परिवर्तन, और ये आ गया हमारे पास में दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन। अब आगे देखिएगा, अब यदि मैं इन दोनों के विभव परिवर्तन का अनुपात ज्ञात करूं, विभव परिवर्तन का अनुपात, अनुपात का मतलब ये है कि कुछ ऐसा करूं मैं कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 ये करना है, तो डेल्टा V1 का मान ये है, डेल्टा V2 का मान वो है, दोनों के वैल्यू लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, डेल्टा V1 का मान है अपॉन डेल्टा V2 का मान C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, तो ये रह गया विभव परिवर्तन का जो अनुपात होगा डेल्टा V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, मतलब धारिताओं का व्युत्क्रम नहीं कि इधर डेल्टा V1 है तो इधर क्या है C2 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, मतलब विभव में परिवर्तन जो होगा वो की धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो क्या हो गया, तो विभव में जो परिवर्तन होगा वो धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो लिखिएगा अर्थात चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात, चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। ये आ गए हमारे पास में इनकी धारिताओं का व्युत्क्रम अनुपात किसके बराबर होता है, विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां तक हमने इसको नोट कर लिया है। तो और अब हमें करना है क्या, ऊर्जा हानि। देखिए ऊर्जा हानि हुई कैसे, ये मेरे पास A था, ये मेरे पास B था, तो दोनों को जोड़ूंगा। तो हम देखते हैं कि जब भी किसी तार में से तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार थोड़ा सा गर्म हो जाता है। घरेलू दैनिक जीवन में देखा, किसी भी तार में से हम करंट फ्लो करते हैं, लाइट फ्लो करते हैं, तो करंट से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्या है, वो गर्म कहाँ से हुआ, ऊर्जा हानि। यहाँ से यहाँ तक जब आवेश गति करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आवेश आएंगे तो उनकी ऊर्जा में कुछ हानि होगी, वही ऊर्जा हानि के कारण ये तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। वही ऊर्जा हानि किसके रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, और उस ऊष्मा से ये गर्म हो जाता है। तो वही हमें ज्ञात करना है कि ऊर्जा की हानि कितनी होगी। संयोजन से पहली टोटल ऊर्जा कितनी थी, संयोजन के बाद टोटल ऊर्जा कितनी थी, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, ऊर्जा में हानि आ जाएगी। तो देखिए संयोजन से पूर्व है, जोड़ने से पहले, संयोजन से पूर्व है। संयोजन से पहले जो गोला है उसकी ऊर्जा 1/2 C1 है V1 स्क्वायर होती है, U2 क्या होगी 1/2 C2 V2। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, संचित ऊर्जा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर पहले के लिए, दूसरे के लिए। तो संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा, संयोजन से पूर्व है कुल ऊर्जा U टोटल कितनी होगी, U1 प्लस U2 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, संयोजन के पश्चात, जोड़ने के बाद में, संयोजन के पश्चात पहले की ऊर्जा बदलकर मान लो होगी कितनी, U1 डैश, तो वो कितनी हो जाएगी 1/2। धारिता तो C1 ही रहेगी लेकिन विभव V1 से बदलकर कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो 1/2 C1 V स्क्वायर और U2 डैश कितना हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर
1/c1 v स्क्वायर 1/2 c2 v स्क्वायर। दोनों जोड़ने के बाद में दोनों गोलों की स्थितिज ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा उसको मैंने मान लिया ut डैश, दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 1/2 c1 v स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v स्क्वायर। 1/2 को दोनों में कॉमन, c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। तो ut डैश का मान हो गया 1/2 c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। v का मान v है उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का मान हमने या v ज्ञात किया था c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। c1 प्लस c2 c1 प्लस c2 c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। ये है c1 प्लस c2 का स्क्वायर और ये है c1 प्लस c2। तो एक c1 प्लस c2 से एक c1 प्लस c2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। ये आ गई जोड़ने के बाद में ऊर्जा। जोड़ने से पहले की ऊर्जा की, जोड़ने के बाद की ऊर्जा की, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वो हमारे पास में क्या जाएगी ऊर्जा हानि। तो यहाँ तक का नोट कीजिएगा, उसके बाद हम इसको आगे लिखना शुरू करते हैं। तो ये जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, ये जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। तो यहाँ तक का लिख लिया होगा, लिखिएगा आगे ऊर्जा हानि। इसलिए ऊर्जा हानि, और ऊर्जा हानि को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें तो यू टोटल पहले से पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा का फॉर्मूला याद करो, तभी डेल्टा यू ये सॉरी u2 हमने कितना लिखा था 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस ut डैश का मान 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। ये है हमारी अब इक्वेशन को सरल करना है हमें, बस और कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम लेना है, सिंपलीफाई करना है, स्क्वायर को ओपन करना है, जो भी प्लस माइनस होगा वो हम करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में c1 प्लस c2। ये a प्लस b का होल स्क्वायर था, इस ब्रैकेट को मैंने ऐसे ओपन है कर दिया। पूरे में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/2 को कॉमन लेकर लिख दिया। बाद में जो बच गया उसके अंदर c1 प्लस c2 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो मैंने एलसीएम ले लिया c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आएगा c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 स्क्वायर प्लस c1 प्लस c2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 प्लस c2 इंटू c2 v स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2। ये आ गया हमारे पास में। अब इन ब्रैकेट को ओपन करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है, बाकी बड़ा ही आसान है। स्क्वायर को ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करना, प्लस माइनस चेंज करना। c1 को c1 v1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट था, ब्रैकेट को ओपन किया, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है। आगे ऐसा कैसे माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2। ये देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का कैसे c1 स्क्वायर v2 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो गए।
तो यहाँ से ये बच गया, इसको मैं लिखूंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में, तो यहाँ अपॉन में रखने का भूल गए, C1 प्लस C2, यहाँ भी अपॉन में C1 प्लस C2 1/2 C1 C2 C1 C2 C1 C2, तीनों पदों में C1 C2 है, तो C1 C2 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये अंदर नीचे C1 प्लस C2, और यहाँ ब्रैकेट में बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में फाइनल सूत्र ऊर्जा हानि डेल्टा U 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या रह गया a माइनस b का होल स्क्वायर ऊर्जा हानि का सूत्र। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर होने वाले आवेशों के पुनर्वितरण में किस अनुपात में पुनर्वितरित होंगे, विभव में परिवर्तन किस अनुपात में होगा, और ऊर्जा हानि का मान कितना होगा, तीनों के सूत्र हमने ज्ञात कर लिए हैं, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो किसी भी विद्यार्थी को इस पार्ट में, इस पूरे चैप्टर जो हमने 5 भाग इसके पढ़े हैं, पांचों भाग में किसी में भी कोई भी समस्या हो तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी समस्या को हल करते हुए बड़ी खुशी होगी। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना है। धन्यवाद।